Hello students, I am Swati Rajput, your biology teacher. It is very good to see that I am getting so much of overwhelming responses. I have reached 195 subscribers and I am very thankful to my viewers, and just I would like to say love you. Today's topic I wanted to choose the immunity. आज का टॉपिक बच्चों हम लोग का इम्यूनिटी होगा. तो इम्यूनिटी क्यों, वाई इम्यूनिटी? देखिए, मैंने सुना है कि बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज से खतरा है. इसके अलावा मैंने कभी नहीं सुना कि बैक्टीरिया को किसी फंजाई से खतरा है या किसी प्रोटोजोआ से खतरा है. लेकिन हम ह्यूमंस को जितने भी ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स हैं उनसे ख़तरा है. हमारे अंदर वायरस भी डिजीज़ कॉज करता है, प्रोटोजोआ भी डिजीज़ कॉज करता है, बैक्टीरिया भी डिजीज़ कॉज करता है और फंजाई भी डिजीज़ कॉज करता है. तो ये जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस आर नथिंग बट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. तो जिनका क्लास अभी मैंने मेंशन किया ना, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, दीज आर पैथोजेंस टू अस. सो दीज पैथोजेंस are present in ample amount in the air we breathe, the water we drink, the food we eat. लेकिन फिर भी हम हर वक्त बीमार नहीं पड़ रहे. तो अगर नहीं पड़ रहे तो उसमें रोल है हमारी इम्यूनिटी का. आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी से हम किस किस लेवल पर इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर काम करती है. तो इम्यूनिटी के बारे में आइए थोड़ा सा जान लें. इम्यूनिटी जो बेसिकली है वो आपका नेचुरल स्टैमिना है, आपका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है. क्या है? नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म. किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट pathogens. What are pathogens? The disease causing microbes. जो इम्यूनिटी है बच्चों, उसकी कई लाइंस ऑफ डिफेंस हैं हमारी बॉडी के अंदर. आपकी जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, कहते हैं हमारी बॉडी में 9 एंट्री पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग द जेनाइटल्स. तो जो आपके 9 एंट्री पॉइंट्स हैं, चाहे वो नोज़ हो, माउथ हो, एनस हो, ईयर्स हो, है ना, तो या फिर इवन स्किन को भी पेनिट्रेट किया जा सकता है. अगर स्किन कटा हुआ है तो ये भी पेनिट्रेटेबल है, या आप उनका स्किन कहीं से वोर्न आउट है तो पेनिट्रेट कर सकते हैं माइक्रोब्स. तो ये जो जितने सारे गेट्स हैं, इसके थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपॉर्चुनिस्ट जो माइक्रोब्स हैं जो डिजीज़ कॉज करने के पोटेंशियल रखते हैं वो अंदर जा सकते हैं. तो आखिर बॉडी किस किस लेवल पर डिफेंड कर रही है और वो कैसे कर रही है, आज के लेक्चर का विषय यही है. तो जो इम्यूनिटी है उसको हम 2 ग्रुप में बेसिकली बांटते हैं. इनेट एंड एक्वायर्ड. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द इनेट वन. इनेट का मतलब होता है बच्चों जन्म के साथ वैसी डिफेंस मैकेनिज़्म जो एट द टाइम ऑफ बर्थ आपको अवेलेबल होती है, उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं. ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये कई लेवल्स पर है हमारी बॉडी के अंदर. मतलब फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर एंड साइटोकिन के नाम से. ये 4 लेवल पर ये इम्यूनिटी आपकी बॉडी में है. ये जो इम्यूनिटी है इसको एक एक कर देखेंगे कि ये क्या है. फिज़िकल इम्यूनिटी. फिज़िकल इम्यूनिटी से हमारा मतलब है आपकी जितने भी, अभी मैंने बताया ना, आपकी बॉडी में जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, मतलब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक हुआ, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक हुआ, आपका यूरिनोजेनाइटल ट्रैक हुआ, आप जो स्किन के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हो वो सारे. तो फिज़िकल इम्यूनिटी का पार्ट आपका स्किन है और साथ साथ म्यूकस के लेयर. कहाँ कहाँ? जो मैंने आपको बताया, कहाँ कहाँ? आपके इंटेस्टिनल ट्रैक
में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आपके यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में। तो जो इम्यूनिटी का लेवल है, जो डिफेंस मैकेनिज्म का लेयर है, वो फिज़िकल कहलाता है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में आपका आता है सलाइवा, जो आपके माउथ में बनता है, ये टीयर, आंसू, जो आपके लैक्रिमल ग्लैंड में बनते हैं, है ना, सलाइवा, टीयर और इस तरह की चीज़ें। तो ये जो सलाइवा है, ये टीयर है, ये सब जनरली, या फिर एसिड प्रोड्यूस इन योर स्टमक, HCl दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन योर स्टमक, ये सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। मतलब कि आपकी इम्यूनिटी में लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं बच्चों। पहला लाइन ऑफ डिफेंस कहलाएगा फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर। पहला लाइन ऑफ डिफेंस, लाइन ऑफ डिफेंस, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कौन? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब आपका स्किन आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका स्किन जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा कि कोई चीज़ अंदर एंट्री ना ले पाए, कोई पैथोजन एंट्री ना ले पाए। आपके बॉडी में जहाँ जहाँ म्यूकस है, इंटरनल एरियाज़ में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक हो गया, या आपके इंटेस्टाइन में हो गया, या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में हो गया, है ना, तो वो भी क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा इस तरह के पैथोजन को, और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा कि पैथोजन मर जाए। फिजियोलॉजिकल में भी वही बात है कि सलाइवा, टीयर, एसिड, ये सारे इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे कि बैक्टीरिया डाई आउट हो जाए, मर जाए। अब हम आते हैं सेल्यूलर। जो सेल्यूलर इम्यूनिटी है बच्चों, वो WBC के कारण है। किसके कारण है? WBC। ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बच्चों, ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल्स के कंपोनेंट हैं, जैसे एक आध कंपोनेंट का मैं नाम बताती हूँ, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, NKs, ये सारे जो हैं WBC के ही डिफ्रेंशिएटेड टाइप्स हैं। WBC ही मॉडिफाई करके ये सारे चीज़ें बनाता है, WBC के सेल्स हैं ये। तो ये जो होते हैं, ये बहुत ही बढ़िया डिफेंस का काम करते हैं। ये हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है बच्चों, ये सेकेंड लाइन है। मतलब आपके बॉडी में अगर किसी तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने काम नहीं किया, पैथोजन ने एंट्री ले ली, तो अब जो है आपका वाइट ब्लड सेल उसको कॉम्बैट करेगा। वो कैसे करेगा? जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही पैथोजन एंटर करेगा, तो वाइट ब्लड सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर पहुँचेंगे, और न्यूट्रोफिल्स ऐसा केमिकल सिक्रीट करेंगे, ऐसा सिक्रीशन होगा वहाँ से कि न्यूट्रोफिल्स और ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचेंगे, और न्यूट्रोफिल्स उसको फैगोसाइट करेंगे। कहने का मतलब है फैगोसाइटोसिस होगा। मतलब जो आपकी बॉडी में पैथोजन घुस आया है उसको ईट अप करने की कोशिश करेगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल से अगर ये काम ना बन पड़े तो मोनोसाइट, ये बहुत ज़्यादा, ये भले ही ये अभी जब तक एक्टिव नहीं है, जब एक्टिव होगा तो ये न्यूट्रोफिल से ज़्यादा इफेक्टिव है फैगोसाइटोसिस में। तो मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस करेगा। कहने का मतलब है कि किसी तरह से कोशिश की जाएगी कि वो बैक्टीरिया को ईट अप कर लिया जाए, ख़त्म कर लिया जाए, खा लिया जाए। ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं बच्चों, ठीक है, ये बड़े ही नॉन स्पेसिफिक, इनफैक्ट मैंने जो आपको जो भी बताया है ये सारे ये नॉन स्पेसिफिक हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है। ये जो इनेट होता है ये नॉन स्पेसिफिक कैटेगरी का है। नॉन स्पेसिफिक से हमारा मतलब ये है कि इनको एक्चुअली पहचान नहीं होती कि जो पैथोजन आ रहा है वो किस ग्रेड का है, वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है। इनको ये भी पहचान नहीं होती कभी कभी कि मेरी बॉडी का सेल है कि फॉरेन एंटीजन है। कहने का मतलब है कि पैथोजन है, ठीक है। वही नेचुरल किलर सेल्स बताने से पहले ये समझाना ज़रूरी था कि ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये नॉन स्पेसिफिक है, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में अंतर नहीं कर सकता।
इसके पास ऐसा कोई औजार नहीं है जिससे ये पता कर ले कि हमको किसको पर्टिकुलरली किस चीज़ को नुकसान पहुंचाना है। ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जो कि वाइट ब्लड सेल का ही एक टाइप है, ये ऐसे होते हैं कि मतलब 2-4 नुकसान कर लें, अपने सेल का कर लें, मतलब अपने आसपास एक रिंग बना लेते हैं और उतने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर किसी एक सेल में आइडेंटिफाई किया गया पैथोजन, तो नेचुरल किलर सेल क्या करेगा, एक रिंग बनाएगा और उसके आसपास के कई सेल्स को अपने साथ ख़त्म कर लेगा, अबॉर्ट कर लेगा, मतलब मार डालेगा। नेचुरल किलर इसीलिए उसको कहते हैं। उसको डिस्टिंक्शन करने नहीं आता है। अपना ह्यूमन, जो मान लो मैं हूँ, मेरे अंदर का नेचुरल किलर सेल मेरे अपने सेल्स को भी मारेगा। ये ठीक उस तरह से है कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में घुसपैठिए घुस गए अगर कंट्री के अंदर, तो जिस एरिया में वो लोकलाइज है वहाँ की सारी सेना को भिड़ा करके कोशिश तो किया ही जाएगा कि उसको खदेड़ के निकाल दिया जाए, घुसपैठिए को खदेड़ के निकाल दिया जाए। तो उसमें अपने सोल्जर्स की भी जानें जाएंगी, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ये पैथोजन से लड़ता है। ठीक है, उसको अभी अंतर नहीं पता कि मेरा अपना सेल भी मर रहा है। तो ये है नेचुरल किलर सेल, ये भी एक इफेक्टिव सिस्टम है। ठीक है, और लास्ट जो इनेट में आता है वो साइटोकिन्स हैं। ये साइटोकिन्स जो होते हैं बच्चों, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं लोअर मॉलिक्यूलर वेट के, जो कि बॉडी के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और ये भी डिफेंस में काम करते हैं। अब हम जब ये जान चुके हैं कि हमारी बॉडी में जन्म के साथ हमारे पास क्या होता है, अब हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करेंगे। ये थर्ड लाइन है, अक्वायर्ड। हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। Now when we talk of acquired immunity, जब हम acquired immunity की बात करते हैं तो हमें पहले प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स समझ लेना चाहिए। अक्वायर्ड इम्यूनिटी समझने से पहले हमें प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स समझ लेना चाहिए। जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बच्चों, उसका नाम ही बोल रहा है, इट इज़ अक्वायर्ड इन द लाइफ टाइम। मतलब ये जन्म के साथ नहीं होती, ये इम्यूनिटी आपके पास जन्म होते के साथ नहीं होती। आप इसको ग्रेजुअली अपने लाइफ टाइम में अक्वायर करते हो। कैसे? अगर आपका एनकाउंटर होता है पैथोजन से, तो कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया, कोई पर्टिकुलर वायरस के प्रति आपके बॉडी में जब पहली बार इम्यूनिटी बनती है, पहली बार जब उसको रिस्पॉन्ड करने का वो कोशिश करता है, तब शायद वो ना जीते, तब आपकी बॉडी ना जीते, तब शायद आप बीमार पड़ जाएं, ये हो सकता है, लेकिन वो प्राइमरी रिस्पॉन्स कहलाएगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स मतलब कि जब पैथोजन आपकी बॉडी में पहली बार घुस रहा है, तब आपकी बॉडी, भले ही शायद उस बार आपको बॉडी उतने अच्छे से ना डिफेंड कर पाए, लेकिन वो प्राइमरी रिस्पॉन्स कोशिश करेगी लड़ने की। अंडरस्टूड? और इसका बाद में रोल है बच्चों, मैं आपको बताऊंगी। तो दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है? अब मान लीजिए कि वही बैक्टीरिया जो आपको पहली बार इन्फेक्ट किया था, अब दोबारा कभी आपके अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है, तब जो रिस्पॉन्स होगा वो हाईली एग्जैजरेटेड होगा। एग्जैजरेटेड होगा, बढ़ चढ़ कर होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में आपके अंदर एंटीबॉडी बनेगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एंटीजन और एंटीबॉडी टर्म क्यों यूज़ करते हैं हम इम्यूनिटी के लिए। तो इस बार जो रिस्पॉन्स होगा इससे कई गुना ज़्यादा होगा, तगड़ा रिस्पॉन्स होगा। अंडरस्टूड? इसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक कॉन्सेप्ट समझना कि प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है। पर
एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है समझने की कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, क्या है ये शब्द। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि एंटीजन क्या है। ठीक है, एंटीजन मतलब जो एंटीबॉडी जनरेट करने को मजबूर कर दे, एंटीबॉडी जनरेटर। मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसको आपकी बॉडी माने कि ये फॉरेन पार्टिकल है, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई प्रोटीन हो, कोई क्लास ऑफ इंजेक्शन हो, कुछ भी हो, आपकी बॉडी जिसको नॉन सेल्फ कह दे, नॉन सेल्फ कह दे कि ये हम नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी के लिए एंटीजन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा या बॉडी में बनेगा तो उसके रिस्पॉन्स में आपके अंदर एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी कुछ नहीं है, एंटीजन के अगेंस्ट बन रहे क्लास ऑफ रिस्पॉन्स है। लो मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन हो सकता है, कोई टिपिकल क्लास ऑफ कंपाउंड हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है। वो बनेगा कब बनेगा? जब आपकी बॉडी कोई एंटीजन को एनकाउंटर करेगी। और एंटीजन क्या है? कोई पर्टिकुलर पैथोजन या कोई लोअर लोअर मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूल जो कि आपकी बॉडी में ये रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए केपेबल है, एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए केपेबल है, उसको हम एंटीजन कहेंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रोल किसका है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रोल है बी सेल का और टी सेल का। नाउ ये बी सेल क्या है और ये टी सेल क्या है? बी सेल और टी सेल ये आपके वाइट ब्लड सेल के ही टाइप हैं। ठीक है, ये बोन मैरो में बनते हैं, आपकी बॉडी में बोन मैरो में बनते हैं। दोनों में थोड़ा अंतर है, बी सेल में और टी सेल में थोड़ा अंतर है। और इसी के कारण जो इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो दो टाइप की होगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम दो हेडिंग में पढ़ेंगे। बी सेल या ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये पहला। और दूसरा टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब इसको समझेंगे कि बी सेल वाला जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है वो किस पाथ पे चलता है और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बी सेल यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है। आपके वाइट ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन तो आपको पता है कि बोन मैरो में होता है। तो ये जो ह्यूमोरल यानी ब्लड रिलेटेड, ये बी एक्चुअली ब्लड के लिए स्टैंड नहीं करता है। ये पहली बार बर्सा यानी कि बर्ड में रिपोर्ट किया गया था, बर्ड के लंग्स में। तो इसलिए बी सेल इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी पहली बार बर्ड्स में स्टडी की गई थी, उनके लंग्स के आसपास। तो इसलिए इसको बी सेल, बर्सा टेक्निकल टर्म है, एक रीजन होता है लंग के पास बर्ड के। तो बी सेल इम्यूनिटी इसीलिए कहते हैं। वैसे आप इसको ब्लड सेल इम्यूनिटी भी अगर मान लेंगे तो गलत नहीं है। ठीक है, तो जो ये ब्लड सेल की इम्यूनिटी है ये कैसे काम करती है? ये 4 क्लासेस में बटी है, 4 क्लासेस में बटी है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने तरह के हैं? 4 तरह के। IgA, IgG, IgM एंड IgE। ठीक है, ये 4 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन हैं। क्या है ये बेसिकली ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन एक तरह के प्रोटीन है। ठीक है,
तो ये 4 तरह के प्रोटीन होते हैं, ये 4 क्लास ऑफ कंपाउंड आपके ब्लड में होते हैं। इसमें से ये तो आपको बहुत मात्रा में इनेट के टाइम में ही, यानी जन्म के समय ही मिल जाता है अपनी मदर से पैसिव फॉर्म में, पैसिव इम्यूनिटी के फॉर्म में ये मिल जाता है, प्लासेंटा के थ्रू मिल जाता है। पहला जो फीडिंग होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसको पिलाने से ये मदर की बॉडी से डायरेक्ट ये एंटीबॉडी आपको मिल जाती है। इस इम्यूनोग्लोबुलिन ये सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाता है, लार्जेस्ट अमाउंट, ये सेकेंड लार्जेस्ट है अमाउंट के केस में, मतलब जी का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, पूरे इम्यूनोग्लोबुलिन के क्लास में ज़्यादा क्वांटिटी में जी पाया जाता है आपके अंदर, उसी तरह से सेकेंड लार्जेस्ट एम है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है या बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसमें 4 क्लासेस ऑफ कंपाउंड हैं। ये आपका मदद करते हैं, डिफेंड करते हैं एंटीजेंस के अगेंस्ट में। ठीक है, ये इम्यूनिटी जो है ये ब्लड के कंटेंट्स में मौजूद है, इसीलिए ह्यूमोरल, ह्यूमोरल मतलब बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड, इसीलिए इसका नाम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इस वजह से है क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स 4 कैटेगरी के बनते हैं, AGME, मैंने आपको यूनिक बातें भी बता दी। IgA आपको मेजॉरिटी में बर्थ के टाइम ही अपनी मम्मी से पैसिव इम्यूनिटी के फॉर्म में मिल जाता है, बाकी ये फिर एक्टिवली बनते हैं जैसे जैसे आपको नीड होती है, आपकी बॉडी को नीड होती है। अब जो है हम टी सेल मीडिएटेड, यानी कि ये तो था ब्लड मीडिएटेड, अब हम टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं। ये जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, में टी सेल का मतलब है थाइमस। इसका नाम टी सेल इसलिए पड़ा क्योंकि ये मैच्योर होने के लिए थाइमस ही जाता है। वैसे बनता तो ये बी सेल की तरह ही बोन मैरो में है, पर ये मैच्योर होने के लिए कहाँ जाता है, थाइमस में। थाइमस कहाँ है, आपके हार्ट के ऊपर लोकेटेड एक छोटा सा एंडोक्राइन फंक्शन करने वाला ग्लैंड है। सो ये थाइमस में मैच्योर होता है, इसीलिए इसका नाम टी सेल है। नाउ टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है और किसी किसी केस में ये ऑटो इम्यून सिस्टम भी जनरेट कर देती है। तो जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ्ट का, आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल पे लोग समझते हैं कि टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि इसमें लार्जर क्लास ऑफ कंपाउंड्स चलते हैं, CDMK और मतलब साइटोकिन्स और हायर लेवल की बात है। तो बस आप इतना समझिए कि टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है कि बॉडी का जो सिस्टम है वो इतना सेंसिटिव है, आपकी बॉडी का सिस्टम, कि किसी चीज़ को, फॉरेन को, वो अगर अपने बॉडी में एंटर हो गया आपके बॉडी में तो वो रिस्पॉन्स जनरेट करने की कोशिश करता है। कोशिश तो यही होती है कि बी सेल इम्यूनिटी से काम निपट जाए, लेकिन कभी कभी टी सेल इम्यूनिटी भी एक्ट करता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो कैंसरस हो जाते हैं, तो वैसे कैंसरस सेल है ना, वैसे कैंसरस सेल या वैसे सेल जो वायरस से इन्फेक्टेड हो, ऐसे सब केसेस में हम टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पाथवे देखते हैं, समझते हैं। और ग्राफ्ट रिजेक्शन एक वर्ड है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन भी एक तरह का टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी की किडनी फेल हो रही है या हार्ट फेल हो रहा है या कोई एसेंशियल ऑर्गन फेलियर हो रहा है, तो ऐसे में हम एक सूटेबल डोनर को ढूंढ करके और ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रांसप्लांट को कभी भी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। कहने का मतलब बॉडी की यादाश्त है,
और उस याददाश्त में उसको पता है कि ये जो अभी ऑर्गन लगाया जा रहा है ये ऑर्गन मेरा अपना ऑर्गन नहीं है, तो ऐसे में वो उसको रिजेक्ट करने का कोशिश करती है। कई ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण हमको दिखता है। अंडरस्टूड? तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो इम्यूनिटी के बारे में था। होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच।